बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज की वीडियो में मैं उन तमाम सवालों के जवाब दूंगा जो कि गुज़श्ता रोज़ मैंने एक पोस्ट लगाई थी, उसके बाद उस पोस्ट के नीचे आप लोगों ने वो सवाल पूछे। इंतहाई अहम, दिलचस्प और ज़बरदस्त सवाल हैं। ज़्यादातर में जो है वो तकाज़ा मेरे ओपिनियन के बारे में, मेरी राय जो है वो उसमें कुछ सवालों के जवाब में मांगी गई है और कुछ में जो है वो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। आप वो सवालात और उनके जवाब सुनिएगा, बड़े दिलचस्प सवालात हैं। उससे पहले उस मामले पर, उन सवालात पर आने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत हुई, जिस केस के नतीजे में जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है और शुगर मिल मालकान हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लेने में कामयाब हो गए हैं कि जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और जो कमीशन बना था वाजिद ज़िया की सरबराही में, जो DGFIA हैं, उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो अमल दरामद उन सिफारिशात के ऊपर करने का हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि NAB, FIA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो इदारे हैं वो उसके मुताबिक उस रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में कार्रवाई करें शुगर मिल मालकान के और शुगर मिल जो ओनर्स हैं उनके ख़िलाफ़। और जो शख्स जो है या सियासतदान इस सारे मामले में, इस करप्शन में, इस लूट मार में मुलव्वस था, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 रोज़ का स्टे जो है वो शुगर मिल एसोसिएशन और 17 शुगर मिलों के जो मालकान हैं, उनके नुमाइंदे आज वहाँ पर मौजूद थे, उनको दे दिया है। ज़ाहिर है कि इस हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी तफसीलात जानना चाहते हैं। सदीक जान साहब जो हैं वो इसके हवाले से आज एक वीडियो करने लगे हैं और उम्मीद यही है कि कल जो है मैं सदीक जान साहब के साथ इसके हवाले से, क्योंकि कुछ सवालात इस हवाले से मेरे ज़रूर ऐसे हैं जिनको मैं चाहूँगा कि सदीक जान साहब, क्योंकि वो अदालत में मौजूद थे, उन्होंने तमाम कार्रवाई कवर की, उनसे वो सवालात करके उसके जवाब लेंगे। लेकिन आज जो है वो इस कमराए अदालत में, मैं भी स्टोरीज़ देख रहा था जो उसकी अब आना शुरू हो गई हैं, आज इस कमराए अदालत में एक बात जो है वो बड़ी मज़हका खेज़ हुई कि जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये एश्योरेंस मांगी, ये कहा कि शुगर मिल मालकान जो हैं, जो शुगर मिल्स हैं, वो क्या ये मुमकिन है जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है कि वो इंश्योर करे कि 70 रुपए किलो चीनी जो है वो दस्तयाब हो मार्केट में, जो कि अभी 80-85 रुपए पे फ़रोख्त हो रही है। तो चश्मे ज़दन में वही शुगर मिल मालिकान जो महंगी चीनी बेच रहे थे वो राज़ी हो गए। तो ये मेरा ख्याल है एक वीक पॉइंट भी है उनके केस का कि किस तरीके से अगर ये मार्केट में 80 या 85 रुपए बेच रहे थे तो किस बुनियाद पर बेच रहे थे। अगर ये 70 रुपए पे बेचने पर राज़ी हो गए हैं तो ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो आगे चल के मेरा ख़्याल है कहीं ना कहीं रेज़ होगा। इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ उन तमाम अहम तरीन सवालों की तरफ जो आप लोगों ने किए थे। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मुख्तसर तरीके से उन सवालों के जवाब, क्योंकि ज़्यादा सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं और कुछ सवाल जो हैं वो मैंने क्लब कर लिए हैं जो कि एक ही नौइयत के सवाल थे। कुछ सवालों की लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी तब्दील की है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल के साथ साथ उसमें अपनी राय भी दी है। पहले सवाल की तरफ आते हैं जो कि मोहम्मद इब्रार साहब ने किया। उन्होंने कहा है कि क्या नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स मैनेज हुई, क्या रिपोर्ट्स फेक थीं, क्या नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। और साथ ही एक और साहब हैं जिनका नाम वाज़े नहीं है, उन्होंने ये लिखा है कि करतोगलू कब वापस आएगा। तो इसका जवाब मैं आपको ये बता देता हूँ कि नवाज़ शरीफ जो हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से मैंने नदीम अफजल चंद साहब का इंटरव्यू किया था और उनसे मैंने पूछा था, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान भी हैं और ज़ाहिर है वो जिस दफ्तर में बैठते हैं वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पर इंफॉर्मेशन का फ़्लो जो है वो हर तरफ से हो रहा होता है। वहाँ पर लोग जो बैठे होते हैं वो ज़्यादा बाखबर होते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि ये ऐन मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की रिपोर्ट्स मैनेज हुई हों। इस सवाल का तकरीबन तफसील के साथ जवाब उस मेरी वीडियो में मौजूद है जो नदीम अफजल चंद साहब के साथ मैंने की थी, इस चैनल पे मौजूद है, आप जवाब देख सकते हैं। अलबत्ता इसका जो ये पॉइंट है कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, ये मैं आपको इसमें अपनी राय बता देता हूँ कि जी बिल्कुल मेरा ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे उस सूरत में अगर पाकिस्तान में उनके लिए सियासी हालात मवाफ़िक होंगे, अगर हालात उनके लिए अच्छे होंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उनको सूट कर रही होगी तो वो ज़रूर पाकिस्तान वापस आएंगे। अदरवाइज़ वो पाकिस्तान वापस आने के लिए नहीं गए, वो उस वक्त तक पाकिस्तान से बाहर ही रहेंगे जब तक यहाँ पर उनको कुछ ऐसी एश्योरेंस नहीं मिल जाती कि वापस आने की सूरत में उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये एश्योरेंस मिल जाती है तो वो वापस आ जाएंगे। दूसरा सवाल ये नाज ख्वाजा
ने किया है, और ये सवाल है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ के साथ है। मेरा ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ नहीं है। अगर उनके साथ होती तो नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर ना होते। ज़ाहिर इस सारे मामले से ये भी मेरी राय है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स जुड़ी हुई हैं, तो इसके जो है वो इसको कंक्लूड करना इस तरीके से मुमकिन नहीं होगा। तीसरा सवाल जो है वो है कि जिन लेबॉरेटरीज़ ने प्लेटलेट्स के हवाले से रिपोर्ट्स दी उनकी तहकीकात हुई। ये सवाल किया है नजम बिन असद साहब ने। तो नजम साहब, रिपोर्ट्स जिन लेबॉरेटरीज़ ने दी थी और मुबैना तौर पर अब लोगों को लगता है कि वो फ़ेक थी, उन लेबॉरेटरीज़ की तहकीकात भी नहीं हुई। और जिन वज़रा की टीम ने वज़ीर आज़म को कन्विंस किया था कि ये रिपोर्ट्स ठीक हैं और नवाज़ शरीफ की जो हालत है वो बहुत ख़राब है, उनकी भी कोई तहकीकात नहीं हुई। और वो लोग जो हैं वो काबीना में भी मौजूद हैं, वज़ीर आज़म साहब के लेफ़्ट राइट पे मौजूद हैं, और वो लोग थे जिन्होंने कन्विंस किया था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कि नवाज़ शरीफ जो हैं उनकी हालत इंतहाई ख़राब है और अगर उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता तो कुछ भी खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा जो है वो उनकी हालत के, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से अगर कोई मसला होता है तो उसका फ़ॉल आउट जो है वो हुकूमत पर आएगा। तो तहकीकात ना उन वज़रा की हुई हैं और ना ही उन लेबॉरेटरीज़ की हुई हैं। उसके बाद चौथा सवाल है जी कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी, ये वैसे दिलचस्प सवाल है कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी की करप्शन और मुल्क दुश्मन इक़दामात अयां थे, खुफिया इदारे भी इनसे वाकिफ़ होंगे, तो इनको बार बार इक़्तिदार में क्यों आने दिया गया। अकील अंजुम साहब, बड़ा जो है वो फंसाने के वाला सवाल है। पहली बात तो ये कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी साहब के मुल्क दुश्मनी के जो इक़दामात हैं वो इनकन्क्लूसिव हैं। उनको जो है वो उनके ऊपर बातें हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने की हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो मुल्क दुश्मन जो है उनके इक़दामात थे, और एक सेट ऑफ पीपल है जो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था। तो वो कोई किसी कोड ऑफ लॉ में, किसी फोरम के ऊपर ऐसा नहीं है कि उनको डिक्लेयर किया गया हो कि इनके मुल्क दुश्मन इक़दामात थे। इनके करप्शन के हवाले से सवाल हुए हैं, फ़ैसले आए हैं, इनके रॉन्ग डूइंग्स के हवाले से, एम्बेज़लमेंट्स के हवाले से जो है वो बिल्कुल कोर्ट्स ने जो है कुछ डिसीजंस दिए हैं, लेकिन मुल्क दुश्मन होने के हवाले से ऐसे फ़ैसले नहीं आए। हाँ, ये सवाल कि इनको बार बार इक़्तिदार में क्यों आने दिया गया, तो ये तो सवाल जो है अकील अंजुम साहब, हम आपको अपने आप से पूछना चाहिए। हमें जो है वो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं जो उनको वोट देते हैं, दोनों जानिब जो है वो वोट दिया जाता है। अगर वोट जो है वो उनको मिला और वो आए तो ऑब्वियसली फिर इसमें तो जो है वो कोई रोक तो नहीं सकता। अगला सवाल पे चलते हैं जी। पांचवा सवाल जो है वो मेरे से किया है मोहम्मद इमरान साहब ने कि क्या नवाज़ शरीफ का कोई फ्यूचर है, क्या ये मुमकिन है कि इमरान ख़ान को हटाकर उन्हें हुकूमत दे दी जाए। जी, नवाज़ शरीफ साहब का फ्यूचर है, और नवाज़ शरीफ साहब का फ्यूचर जो है वो इमरान ख़ान साहब के हाथ में। अगर इमरान ख़ान साहब डिलीवर नहीं कर पाते तो नवाज़ शरीफ का भी फ्यूचर है, और तो ज़रदारी या पीपल्स पार्टी का भी फ्यूचर है। हर जमात जो कि माजी में इक़्तिदार में रही है उन सब का फ्यूचर उस सूरत में है कि अगर PTI डिलीवर करने में नाकाम हो जाती है, जो उनके मैनिफेस्टो में उनके प्रोमिसेस थे उस पर डिलीवर नहीं कर सकती, आवाम को जो इस वक्त सूरत हाल है इससे बाहर नहीं निकाल पाती, तो यकीनन फिर आपके पास क्या ऑप्शन बच जाता है। मुल्क जो है वो ज़ाहिर है किसी न किसी ने तो आना है हुकूमत में। तो फिर दूसरी बात ये कि हमारी बड़ी शॉर्ट लिव्ड मेमोरीज़ हैं। मैं जिस वक्त माजी के कुछ किस्से अपने वीडियोज़ में कुरेदता हूँ, फिर चाहे वो नवाज़ दौर की, पीपल्स पार्टी दौर की कुछ कहानियाँ हों, तो उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा शोर भी मचता है। कुछ लोग जो है ना वो उसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो है बड़ी कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ा बात हो गई है, लेकिन लोग भूल भी तो जाते हैं। तो अब आपको क्या ये इल्म नहीं है कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिरी थी उस वक्त जो है वो नवाज़ शरीफ साहब उन्होंने और नून लीग ने मिठाइयाँ बांटी थी।
जिस वक्त नवाज़ लीग की हुकूमत गई थी तब भी यहाँ पर मिठाइयाँ बांटने वाले मौजूद थे। जिस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई तब भी मिठाइयाँ बांटने वाले मौजूद थे। तो लोग जो हैं वो भूल जाते हैं, जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में होती है तो उसके ख़िलाफ़ नफ़रत, और जिस वक्त वो इक़्तिदार से बाहर होती है तो कुछ ही अरसे के बाद उसके हवाले से जो है वो हमदर्दी का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाता है। ये एक जबिल्लत आप इसे कह लें, बहुत सारे लोगों की होती है, तो उसकी वजह से ये इक़्तिदार में बार बार आती हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि जो अदालत नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रही थी, आज वो खामोश क्यों है नवाज़ शरीफ को देख कर? ये उज़्मा अब्बासी साहिबा ने ये सवाल किया है। जी, वो खामोश क्यों है? क्योंकि अदालतें जो हैं वो अपने तौर पर अज़ ख़ुद कार्रवाई कम करती हैं। हुकूमत भी तो खामोश है। अगर हुकूमत जो है वो रीच आउट करती है अदालतों को, तब इस्टेब्लिश होगा कि अदालतें उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही। उनको बड़ा एग्रेसिवली इसके ऊपर जाके मूव करना होगा। तमाम फोरम्स उनको जो है वो यूटिलाइज़ करना पड़ेगा इस मामले पर, और तब जो है वो साबित होगा कि कौन खामोश है और कौन नहीं। 7वां सवाल जो है वो शर्जील अफजल साहब का है। वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ नाअहल हुए, मरीम नवाज़ को सज़ा हुई, फिर मुअत्तल हुई, केस ठप क्यों पड़ा है? या सज़ा दें या बाइज़्ज़त बरी कर दें? बहुत वैलिड सवाल है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले सदीक जान साहब के साथ एक वीडियो की थी जिसमें एक केस का, एक चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी का जो है वो केस था। लाहौर हाई कोर्ट ने उसके जो मुलज़िम है सादत अमीन, बल्कि मुजरिम जिसको जो सज़ा याफ्ता है, उसकी सज़ा मुअत्तल कर दी थी। उसके ऊपर फिर एक सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान मचा। उसके केस के हवाले से एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो बिल्ड हुआ। बाहर का जो वेस्टर्न मीडिया है उसमें, BBC में, मुख्तलिफ मीडियाज़ में इसके हवाले से रिपोर्ट्स लगी, और एक ऐसा प्रेशर बना कि जिसके सबब दोबारा उसकी समाअत जो है वो 3 से 4 रोज़ के वक्फे से दोबारा उसकी समाअत हुई, और जो गुज़श्ता समाअत में ऑर्डर दिया गया था उस ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा। तो पहली बात तो ये है इसमें कि एक पब्लिक ओपिनियन जिस वक्त जब बनता है तो फिर, और जब बहुत सारे मुहर्रिकात जो हैं वो सामने आते हैं तो फिर ऐसा होता है कि इस किस्म के वाक़यात भी हो जाते हैं कि केस जो है वो इतनी जल्दी दोबारा उसकी तारीख़ मुकर्रर होती है और उसके ऊपर फ़ैसला भी आ जाता है। लेकिन साथ ही आपको अपने अदालती निज़ाम में आप देख लें कि कितने केस हैं जो ठप पड़े हैं। पाकिस्तान में लाखों की तादाद में हैं। आप सुपीरियर जुडिशरी से लेकर बिल्कुल मातहत अदालतों में नीचे वाली सतह तक आ जाएं तो बहुत सारे केस हैं जिनके ऊपर कई कई महीने, कई कई साल जो है वो केस नहीं सुने जाते। फ़ाइलों के ऊपर गर्द जो है और वो जमती रहती है, भारी होती रहती हैं फ़ाइलें पड़े पड़े, और कुछ फ़ाइलें जो हैं वो उनको फिर आग भी लग जाती है। तो फिर ये जो है ना, ये तो फिर हमारे सिस्टम का हिस्सा है। इससे अगले सवाल के ऊपर चलते हैं कि आर्मी और अदालतें उन अफराद और इदारों के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लेते जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा होते हैं? ये इब्रार अहमद साहब ने सवाल किया। मेरा ख़्याल है कि आर्मी और अदालतें जो जिस फोरम के ऊपर जिसका जो है कोई एक्शन लेना बनता है वो एक्शन लेते भी हैं और सज़ाएँ भी होती हैं। इस हवाले से तो मेरा ख़्याल है कि जिसके ख़िलाफ़ भी मुल्की सलामती के हवाले से जो ख़तरा हो उसके ख़िलाफ़ सज़ाएँ भी हुई हैं और जो है वो एक्शन भी लिया गया है। अगला सवाल है जी आकिफ़ नईम साहब का कि हमारी आवाम खुले झूठ और धोखाधड़ी आँखों से देखकर भी उन्हें लीडर मानते हैं, ऐसा क्यों है? जी, धोखा जो है वो मीठा होता है, धोखा जो है वो दिल फरेब होता है, झूठ जो है वो मज़े का होता है, चस्के की आदत है हम सबको। एक बतौर कौम जब आप होटल में जाते हैं तो दीवार पर लिखा होता है सियासी और मजहबी गुफ्तगू से परहेज़ करें। सबसे ज़्यादा गुफ्तगू भी जो है वो सियासत पर होती है और मज़हब पर होती है। ज़्यादातर तो गुफ्तगू यही हो रही होती है और लिखा हुआ भी होता है। तो जो सच है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। और फिर जाहिर है कि जब मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि मैं सवाल का जो मेन फोकस था वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से था कि जिस वक्त ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते हैं, जिस वक्त इनको आपकी ज़रूरत होती है तो आते हैं, ये सब्ज़ बाग भी दिखाते हैं, आपसे वादे भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, और वो झूठ जो है और जो धोखा है वो दिल फरेब होता है। तो फिर आप जो है वो बार बार उस फरेब में आ जाते हैं, तो इस वजह से लोग ये कर लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है कि क्या हुकूमत नवाज़ शरीफ को वापस लाएगी? ये फ़री अवानी साहिबा हैं, उन्होंने सवाल किया है।
मेरा ख़्याल है कि अगर हुकूमत ने वापस लाना होता तो नवाज़ शरीफ बाहर ना जाते। नवाज़ शरीफ को वापस, क्योंकि ये मेरी राय है कि नवाज़ शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में हों तो वो हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पर हुकूमत चलाना मुश्किल है, क्योंकि ये समझने के लिए कि जो पीटीआई की हुकूमत है, अगर आप आज का भी इमरान खान साहब का वो देखें कि उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन जो है उस स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी होनी चाहिए। अब ये मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि अगर उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया होता, अगर उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया होता, तो अपोजिशन जो है वो पॉलिसी मांग रही होती जो इमरान खान साहब की अभी पॉलिसी है। अगर उनकी ये पॉलिसी है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, कारोबार खुलने चाहिए, लोगों का जो रोज़गार है, जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, उसको रोज़गार जो है के मौके मैसर आने चाहिए, तो फिर अपोजिशन दूसरी साइड पे खड़ी है। तो ये तो जब कोई भी पार्टी, हाँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो अपोजिशन कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से तो कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि जो है वो हुकूमतें इसी तरीके से करती हैं और अपोजिशन भी इसी तरीके से करती है। अगला सवाल जो है वो अहमद अली साहब का है कि क्या इमरान खान डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। इसका जवाब जो है वो कड़वा है कि मेरा ख़्याल है कि जो मौजूदा टीम है उसके साथ, और ख़ास तौर पर कोरोना की सूरत हाल, उसके बाद जिस तरीके का नुकसान हुआ इकॉनमी को, इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जो तवक्कुआत उनसे वाबस्ता थी, अल्लाह करे कि मेरा ये जवाब जो है वो गलत साबित हो और वो डिलीवर कर पाएँ। कोई भी शख्स हो जो कि मसनद इक़्तिदार पर बैठा है वो डिलीवर कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें मुल्क के आवाम का फ़ायदा है। लेकिन गिवन द सिचुएशन और जो उनके पास टीम है माशाल्लाह, मेरा ख़्याल है कि वो जो है डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल 12वां सवाल है जी, क्या नवाज़ लीग की क़यादत शरीफ फैमिली के हाथ में ही रहेगी? रफ़ाकतुल्लाह ख़ान जी बिल्कुल उन्हीं के हाथ में रहेगी। मौरूसी सियासत की आदत है और जो साउथ एशिया है ख़ास तौर पर, यहाँ पर जो ट्रेंड और कल्चर है, दुनिया में ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ ट्रेंड्स रहे हैं, लेकिन जो मौरूसी सियासत ही नहीं है। आपका एक पीर होता है, उसकी गद्दी होती है, उसके जो नस्ल दर नस्ल चलती है, पीरी मुरीदी नस्ल दर नस्ल चलती हैं, तबीब वो हड्डी जोड़ तोड़ वाले डॉक्टर भी जो पहलवान होते हैं वो भी अपने बच्चों को तैयार करते हैं। जो बंदा जो है किसी भी शोबे से, प्रोफेशन से वाबस्ता होता है, वो बच्चों को उसी तरफ लगाता है। तो शरीफ फैमिली जो है वो भी अपनी लेगेसी, अपना वो इक़्तिदार जो है पूरी कोशिश करेगी कि मुंतकिल करे, अपनी ही फैमिली में रहे। तो जब तक, वैसे भी इसका नाम नवाज़ लीग है, तो जब तक नवाज़ लीग है तो नवाज़ इसी फैमिली में रहेगी, शरीफ फैमिली में जी। अगला सवाल जो है वो है कि क्या नवाज़ शरीफ की मुल्क दुश्मन हरकतों के बाद इस्टेब्लिशमेंट उनकी बेटी को बर्दाश्त करेगी? ये सवाल जो है वो मैं नाम लिखना भूल गया कि ये सवाल किसका था, तो माज़रत। ये जिन्होंने भी सवाल किया था कि क्या नवाज़ शरीफ की मुल्क दुश्मन हरकतों के बाद इस्टेब्लिशमेंट उनकी बेटी को बर्दाश्त करेगी, मेरा ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब की मुल्क दुश्मन हरकतें जब तक इस्टेब्लिश नहीं होती तो इसमें फिर ये सवाल जो है वो वैलिड उस तरीके से नहीं रहता। अलबत्ता यह है कि जिस रास्ते के ऊपर, जिस टकराव वाली सियासत के ऊपर मरीम नवाज़ चल रही हैं, ये बड़ी टाइट रोप है और इसके दोनों जानिब जो है वो ख़तरा है। और उनको जो है वो इस टाइट रोप के ऊपर अगर वो कामयाबी से चल पाती हैं, जो कि पाकिस्तानी सियासत में मुमकिन नहीं है, और नवाज़ लीग की जो हिस्टोरिकली सियासत रही है उसमें तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि वो इसको कैरी ऑन करेंगे। द मोमेंट दे गेट एनी सिग्नल, पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडरशिप, हमने देखा है कि वो अपने नारे तब्दील करते हैं, वो अपने वादे तब्दील करते हैं, वो अपनी सोच तब्दील करते हैं और इसको इर्तिका का नाम देते हैं। आप पीपल्स पार्टी की जो है वो सियासत देख लें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सक्सेसिव डेकेड्स में आप देखें, दहाइयों में किस तरह तब्दील हुई। नवाज़ शरीफ साहब का जो है वो उरूज कहाँ से शुरू हुआ, उनके पहले क्या ख़यालात थे, बाद में क्या ख़यालात थे। यही नवाज़ शरीफ साहब थे जो कि मरहूम ज़ियाउल हक साहब की कब्र के ऊपर खड़े होकर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ क्या तकरीरें करते थे, और फिर नवाज़ शरीफ साहब का जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ क्या तकरीरें करते थे। तो उनका मौक़िफ़ तो जो है वो तब्दील होता रहता है। तो ये मेरा ख़्याल है कि उम्मीद है मैंने सवाल का जवाब
आपको दे दिया है। अगला सवाल जो है वो बड़ा दिलचस्प है, ये सैयद रिजवी साहब ने किया है कि क्या इमरान खान इस ताकतवर माफिया को शिकस्त दे सकेंगे? नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये माफिया जो है वो सिर्फ वो नहीं है जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ये तो माफिया हम सब लोगों में है। आप जाएं बाहर, रेडी वाला जो है वो उससे लेकर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोग, ये तमाम लोग जो हैं वो माफियाज़ का हिस्सा हैं और गठजोड़ होता है। पूरा सिस्टम जो है वो हाईजैक हुआ हुआ है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो इसके हवाले से इसको शिकस्त देना, और जाहिर है कि बहुत सारे, क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं, आप देख भी रहे हैं कि केसेस अदालतों में हैं, किस तरीके से हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, जिस तरीके से हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है और इदारे हैं वो परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात ये कि ये ज़ाहिर है इसका इंग्रेस जो है ये लोगों में फैला हुआ है। हम क्या, यानी कि पाकिस्तान में आप लोगों को या हम सब लोगों को नहीं मालूम कि अगर मेरे घर में मेरा कोई भाई किसी किस्म का जो है वो लेट से कि किसी भी छोटे मोटे जुर्म में मुलव्वस हो या किसी बड़े जुर्म में भी मुलव्वस हो, तो क्या मैं उसके लिए वकील नहीं करता? क्या मैं उसको अदालत में बचाने की कोशिश नहीं करता? ये जानते हुए भी कि अगर मुझे मालूम भी हो, तो ये तो जब हम अपने रवैये ही हमारे ये हैं कि हमने ये जानते हुए भी कि अगर कोई शख्स मुजरिम है तो फिर आप कोशिश करते हैं कि वो बच जाए, तो फिर ये बचाने वाले जब हम लोग खुद हैं तो फिर माफियाज़ को जो है वो शिकस्त ऐसे तो नहीं दी जा सकती। अगला सवाल जो है, अब 2 ही सवाल रह गए। अगला सवाल है कि जी क्या मरीम नवाज़ PMLN की सियासी मौत की वजह बन सकती हैं? ये इबादुल्लाह नवीद साहब ने किया है। देखें, सियासी मौत की वजह, सियासी मौत अगर तो यह है कि बिल्कुल वाइप आउट हो जाए तो वाइप आउट तो नहीं हो सकती। बाकी आपके फ़ैसले होते हैं, आपका कंडक्ट होता है, जो कि आपकी जो पोजीशन है, पॉलिटिकल पोजीशन, उसका तयन करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी को इस बात के ऊपर एतराज़ हो या कोई इस बात से डिसएग्री करता हो, बट इन माय ओपिनियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात थी जिसकी पूरे वफाक में नुमाइंदगी थी। जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वहाँ पर उसकी हुकूमतें रही हैं, वहाँ पर उसका असर व रसूख रहा है। इवन 2002 में जब परवेज़ मुशर्रफ के मौजूदगी में इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के नतीजे में भी अगरचे हुकूमत जो है वो काफ लीग की बनी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे पाकिस्तान में। और बड़ी जिसे जमात है उसको चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर आपने नारा सुना हुआ होगा। तो बात यह है कि आपके फिर फैसले होते हैं। फिर जो 2008 में हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की, उसका जो कंडक्ट है, उसके जो फैसले हैं, उसने सुकेड़ के रख दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अब वो सिर्फ सिंध तक महदूद हुई हुई है। और जिस किस्म के फ़िलहाल जिस किस्म की जो है वो आपको नज़र आ रही हैं डेवलपमेंट्स, और पीपल्स पार्टी का लगता है कि तवज्जो भी नहीं है किसी और सूबे में वापस जाने की या वहाँ पर जो है वो अपना सियासी असर और रसूख बढ़ाने की। वो सुकड़ के सिंध जो है और अब इंटीरियर सिंध में जो है वो मौजूद है। पीपल्स पार्टी एक वक्त में बहुत बड़ी जमात थी, उनके फ़ैसले थे। तो इसी तरीके से जो मरीम नवाज़ साहब हैं, वो जो भी डिसीजंस ले रही हैं, वक्त उनका फ़ैसला करेगा कि उनके ये डिसीजंस जो हैं वो वाइज पॉलिटिकल डिसीजंस थे या नहीं थे। और आखिरी सवाल, और इसका जवाब आपकी तवक्को से शायद थोड़ा सा बरअक्स हो, ये जो है सवाल, अगेन इनका जो नाम है वो मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ये सवाल है जी, क्या अदालतें इमरान खान के लूटी हुई दौलत वापस लाने का जो मिशन है इसकी राह में रुकावट है? देखें, अदालतें नहीं, ये पूरा निज़ाम रुकावट है। हम सब रुकावट हैं, ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो बेसिकली काबे में भी बुत लगे हुए थे, और जो सबसे बड़ा बुत था हुबल का बुत जो है वो भी तोड़ा था। और जो काबे के बुत तोड़े गए, उससे लोगों के दिलों में इनका खौफ कि ये जो देवता हैं, ये जो खुदा हैं, जब बुत परस्ती होती थी, जाहिर है जो अरब ममालिक हैं, जो ये हिजाज़ का इलाका है यहाँ पर, तो वो जब बुत टूटे थे तो लोगों के दिलों में खौफ ख़त्म हुआ था। मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ इस मिशन में इमरान खान जो है वो इस मिशन में नाकाम ही रहेंगे जब तक कि वो कोई एक बड़ा बुत
ऐसा नहीं तोड़ते माफिया का। अब वो टेक ऑन कर रहे हैं मुख्तलिफ, वो कोशिश कर रहे हैं कि शुगर माफिया को भी टेक ऑन कर लें, वीट माफिया को भी आप टेक ऑन कर लें, पेट्रोलियम जो माफिया है उसको भी, सबको आप टेक ऑन कर लें। तो ये जो है वो मेरा ख्याल है कि जिस वक्त तक वो बुत नहीं तोड़ेंगे उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा। ये थे जी आपके सवालात, और मैंने अपने तौर पर उनका जो है वो जवाब अच्छे तरीके से देने की कोशिश की। अपनी राय से जो है वो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।